हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फिजिकल एजुकेटर अगेन। आज हम इस वीडियो के अंदर चैप्टर 9 करने जा रहे हैं, जो कि है क्लास 12th के लिए 2022 एंड 23 बैच के बच्चों के लिए। और ये वीडियो एज पर द लेटेस्ट सिलेबस है और इसके अंदर सारे जो भी सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसको सारे के सारे पॉइंट्स को कवर किया गया है, तो आप इसे बिना फिक्र के देख सकते हैं। ओके तो चैप्टर का नाम है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। सबसे पहले देखते हैं इसके कंटेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट हम इसके बारे में जानेंगे पर्सनालिटी के बारे में। सेकंड हम देखेंगे मीनिंग एंड कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन जो कि स्पोर्ट्स के अंदर यूज किया जाता है। और लास्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो बाकी इन सबको कवर करते हुए अपना सबसे पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है पर्सनैलिटी। तो जानते हैं पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। तो पर्सनैलिटी जो वर्ड है वो पर्सोना वर्ड से निकल के आया है। और पर्सोना वर्ड, पर्सनैलिटी का अगर बेसिकली मीनिंग बताऊं तो वो क्या है, एक पर्सन, उसकी इनर क्वालिटीज, इनर कैपेबिलिटीज और आउटर कैपेबिलिटीज का अगर मैं ऐड अप कर दूंगा तो वो उसकी पर्सनैलिटी बन जाती है। ठीक है, यानी मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं, मैं बाहर से कैसा अपने आप को दिखाता हूं और मैं अंदर से मेरी क्या क्वालिटीज है, मेरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर मैं उसका सम अप कर दूंगा तो वो मेरा पर्सनैलिटी को डिफाइन करेगा। ठीक है, जैसे कि मैं बाहर से बहुत अच्छा प्रिटेंड करता हूं कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, लेकिन मैं अगर अंदर से ना हूं तो वो मेरी पर्सनैलिटी है। ठीक है, अगर मैं बाहर से भी प्रिटेंड करता हूं अच्छा और मैं अंदर से भी बहुत अच्छा हूं तो वो भी मेरी पर्सनैलिटी है। तो बहुत डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटीज हो सकती है। बेसिकली पर्सनैलिटी क्या है, पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स और सोशल एडजस्टमेंट जैसा भी एक पर्सन का होता है ना, कि उसके अंदर कैसी फीलिंग्स है, कैसे थॉट्स आते हैं उसको, उसी चीज को पर्सनैलिटी बोला गया। ओके, अब सबसे पहला चीज एक बात बताओ, जब भी पर्सनैलिटी सुनता है तो क्या क्रैक होता है कि अरे उसकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, हम कैसे बोलते हैं कि वो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब हम जानते हैं हम किन किन चीजों को हमें कंसिडर करना चाहिए जब भी हम पर्सनैलिटी के जज कर रहे होते हैं, तो किन किन पैरामीटर्स को हमें फॉलो करना चाहिए, किन किन को जज करना चाहिए। तो हमारे पास जो डायमेंशंस है पर्सनैलिटी के, तो फर्स्ट आता है इसके हमारे पास फिजिकल डायमेंशन, जिसके अंदर हम देखते हैं डिटेल में हम सबके बारे में जानेंगे। पहले हम मोटा मोटा नाम जान लेते हैं। सेकंड है हमारे पास मेंटल डायमेंशन, थर्ड है हमारे पास सोशल डायमेंशन और फोर्थ है हमारे पास इमोशनल डायमेंशन। बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं हम फिजिकल डायमेंशन से। तो फिजिकल डायमेंशन का एक्चुअल में मतलब क्या है, एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिला और आप उसको देखोगे तो सबसे पहली चीज क्या नोटिस करोगे कि वो कैसा दिख रहा है, उसका अपीयरेंस कैसा है, वो कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा रह रहा है। लेकिन मैं उसके अंदर की चीजों के, उसको वो क्या थॉट्स रखता है किस चीजों के बारे में, वो तो मैं नहीं जान सकता, है ना। तो जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है, जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो उसी फिजिकल जो डायमेंशन है पर्सनैलिटी का, उसी के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो फिजिकल डायमेंशन बोलता क्या है कि एक पर्सन का कितना अच्छा फिजिक है, वो कितना अच्छा अपीयर होके दिखा रहा है, उसका हेल्थ कितना अच्छा है, वो सारा कुछ अगर मैं सम अप करता हूं तो वो बताता है कि हाँ वो उसकी पर्सनैलिटी फिजिकली ऐसी है। ठीक है, जरूरी नहीं आप बहुत बड़े मस्कुलर हो, बहुत मसल्स होने चाहिए, लेकिन आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप लगो कि अगर प्रोफेशनल जगह पे जा रहे हो, हाँ प्रोफेशनल लगो, अगर एथलीट हो तो एथलीट लगो, देखते के साथ ही कोई बोलते हाँ ये तो बहुत बड़ा एथलीट लग रहा है। ठीक है, तो आपका अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और अगेन अगर इसको बनाना है, मुझे अपने फिजिकल डायमेंशन को अच्छा करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि मैं ये अच्छा अपीयरेंस को बना पाऊं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे इसके अंदर और जानते हैं मेंटल डायमेंशन के बारे में। तो मेंटल डायमेंशन क्या है, अगेन आप कितने भी अच्छे दिख रहे हो, अगर आपके थॉट्स ही खराब है तो आपकी पर्सनैलिटी बेकार ही है, मेरा मानना ही है। ठीक है, और ऐसा क्यों है मानना मेरा, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे दिख रहे हो और आपके थॉट्स ऐसे हैं कि नहीं भाई गर्ल टीजिंग तो बहुत अच्छा है, या डोमेस्टिक वायलेंस के तो मतलब आप उसको ब्रैग करके दिखाते हो अपने दोस्तों के आगे, या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आप वो आपका मेंटल स्टेट जो है वो बहुत खराब है। ठीक है, जब भी कोई भी आपसे बात करेगा और आपके थॉट्स के बारे में जान लेगा, क्योंकि जनरली हमें बात करने से समझ आ जाता है कि सामने वाला क्या सोचता है, कि किसके बारे में क्या उसके थॉट्स हैं, तो उस जनरल सेंस के अंदर उसका मेंटल डायमेंशन बहुत बेकार होगा। ठीक है, तो मेंटल डायमेंशन एक्चुअल में होता क्या है, मेंटल डायमेंशन होता है कि भाई एक पर्सन कितना इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ रखता है, कितनी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी रखता है, यानी बोलने में कितना अच्छा है वो। ठीक है, उसके थॉट्स कैसे हैं, ठीक है, वो मेंटली कितना स्ट्रांग है, उसकी थिंकिंग, रीजनिंग, इंस्टीट्यूटिंग, जजिंग, ये सब जो जजमेंट्स है ना, वो कितने अच्छे ले पाता है, कितने टेंस कंडीशन में भी कितने अच्छे ले पाता है। तो एक अगर आपको पता हो तो एक एनडीए का एग्जाम होता है,
उसके अंदर भी है ना इंटरव्यू जो होता है उसके अंदर भी 5-5 दिन के इंटरव्यू चलते हैं। ठीक है, 5 दिन का इंटरव्यू का मतलब क्या है कि आपको वो पहले मेंटली फटीग करेंगे, फिर देखेंगे कि आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर पाते हो। तो वो आपका मेंटल डायमेंशन बताएगा कि आपने कितना अच्छा अपने मेंटल डायमेंशन पे वर्क किया। तो हर पर्सनालिटी का हर एक पॉइंट बहुत क्रूशियल है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं ना तो जयशंकर है जो जयशंकर जी है जो हमारे IAS थे पहले, अब वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन चुके हैं। तो उनका रिप्लाई कितना अच्छा होता है। ठीक है, तो वो मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ। वो उसका मेंटल डायमेंशन उनका तो भाई अलग ही लेवल पे है, और उसका रीजन भी है क्योंकि उन्होंने वर्क किया उस चीज पे। तो जब भी एक पर्सन का पर्सनालिटी जज करो तो केवल फिजिकली नहीं कि ये इतना अच्छा दिख रहा तो बहुत अच्छा इंसान होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे जो भी एक्टर्स है अच्छे दिख रहे हैं लेकिन वो अच्छे इंसान तो नहीं है ना, वो सारे उल्टे काम उन्होंने किए हैं। ठीक है, लेकिन जो बंदा अच्छा दिख रहा है और अच्छे थॉट्स भी रखता है वो एक्चुअल में एडमायरिंग पर्सनालिटी है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। इसके अंदर थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड है हमारे पास सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन के अंदर समझते हैं कि एक पर्सन कितना सोशिएबल है और कितना सोशलाइजिंग है। अब इसका मतलब क्या है कि भाई मान लो 4 लोगों का ग्रुप है, अब एक नया बंदा एंटर हो रहा है, कई नई जगह पे आप गए हो, तो आप इस बंदा या अगर इस ग्रुप में एंटर होगा, एक बार तो होगा 2 टाइप की पर्सनालिटी होती है इसके अंदर। एक होगा कि वो 4 बंदे बात कर रहे हैं, वो आपस में बैठा रहेगा, सुनता रहेगा उसको, हाँ कुछ बोला तो हाँ रिस्पॉन्स कर दिया बस। ठीक है, दूसरे एक टाइप के लोग होते हैं जब ऐसी बात चल रही होगी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, वो ऐसा घुल मिल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा ये तो नया बंदा था, है ना। ऐसा देखा होगा आपने भी, नोटिस किया होगा। तो ये जो 2 टाइप के पर्सनालिटी, एक बंदा जो कि बहुत जल्दी सोशलाइज हो जाता है लोगों के साथ, बहुत जल्दी बातचीत करने में घुल मिल जाता है उनके साथ, उनका सोशल डायमेंशन बहुत अच्छा है। जो कि नहीं घुल पाता उसका सोशल डायमेंशन इतना अच्छा नहीं है। ठीक है, अब सोशल डायमेंशन के अंदर इसके अलावा क्या क्या चीजें आती है? सोशल डायमेंशन के अंदर ना सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती है। सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब या सोशल क्वालिटी मतलब कि आपका कैरेक्टर कैसा है, आपकी मोरालिटी कैसी है, आपके एटिकेट्स कैसे हैं, कितने मैनर्सफुल हो आप, वर्क एथिक्स को लेके क्या काम है कि भाई ऐसा तो नहीं घूसखोरी लेके काम करते हो, है ना, फ्रेंडलीनेस कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, नेचर कैसा है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत कंसिडर करती है। जैसे ना स्कूल के अंदर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्कूल टाइम पे क्या होता था कि मैं क्लास का कई बार मॉनिटर भी बनता था। अब मॉनिटर था मैं, तो मैं क्या करता था, हमारे स्कूल के अंदर ना अटेंडेंस ना 2 बार होती थी। अब इसका एक रिवाज था। अब ऐसा सीन क्यों था? क्योंकि शुरू में बच्चे जो आते थे वो लंच के बाद भाग जाते थे, तो लंच के बाद भी दोबारा अटेंडेंस कराई जाती थी ताकि हम देख पाए कि सुबह जो थे वो शाम तक रुके, मतलब दोपहर तक रुके कि नहीं रुके। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं चार्ज किया करता था लोगों से कि भाई अगर तुम जा रहे हो तो एप्लीकेशन मैं लिखूंगा तो 5 रुपये, अगर एप्लीकेशन तुम लिख के दोगे और तुम्हारी लीव लगाने तो 2 रुपये। तो ऐसे करके चार्ज करता था। तो ये मेरा वर्क एथिक्स जो था वो बहुत खराब था। तो वर्क एथिक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे सोशल क्वालिटीज है। अब ये सोशल क्वालिटीज पता क्या होता है, ये बच्चा ना बचपन से लेके नहीं आता। ठीक है, ये सोशल क्वालिटी साथ में रह के वो डेवलप करता है, सोसाइटी से डेवलप करता है, अपने एनवायरनमेंट से डेवलप करता है। अब ऐसे कैसे डेवलप करेगा? अब उसके आसपास जैसा माहौल होगा ना वो उसी से वो चीज़ें सीखेगा। जैसे एक बात सोचो, अगर मान लो जैसे अफगानिस्तान में अब तालिबानियों ने पूरा कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, अब वहाँ पे जो बच्चे रेज होंगे तालिबानियों के अंडर, उनके लिए किलिंग तो एक नॉर्मल सी बात है ना। लेकिन जहाँ जो कि अब दूसरी कंट्रीज में देखोगे तो उनके लिए तो भाई बहुत एक्सट्रीम क्राइम हो गया है। तो ठीक है, तो ये सोशल क्वालिटीज वो डेवलप करेगा और अपने सराउंडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो सोशल क्वालिटी जो होती है कोई भी बच्चा अपने बर्थ से लेके नहीं आता, वो एक्वायर करता है। एक्वायर क्या करता है? सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन क्या बोलता है कि भाई आप इमोशनली कितना स्टेबल हो। एक इमोशनली स्टेबल बंदा अच्छा रिस्पॉन्स देगा, अच्छे तरीके से एक्ट कर पाएगा और अच्छे तरीके से ही काम होगा उसका। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लो बोलते हैं ना कि भाई गुस्से में मैंने अपना फोन तोड़ दिया, तो यार नुकसान तो आपने अपना खुद का कर लिया ना। ठीक है, अब मान लो अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं हुई, फोन लिखा, अरे बात नहीं करी, फेंक दिया। ठीक है, एट द एंड नुकसान किसका हुआ? आखिरी में फिर सोचोगे अरे यार तोड़ दिया मैंने,
ठीक है। तो ये रियलाइज नहीं हो पाता, बाद में होता है रियलाइज, जब हम कर देते तब रियलाइज नहीं होता। लेकिन ना जिनका इमोशनली उस पर कंट्रोल होगा वो उस चीज़ों को कंट्रोल करके रखेंगे, अपने एंगर को भी कंट्रोल करके रखेंगे, अपने फियर को भी कंट्रोल करके रखेंगे, अपने लव को भी कंट्रोल करके रखेंगे, हर चीज़ पे कंट्रोल करके रखेंगे। तो इमोशनल स्टेबल बंदा जो होगा ना वो हमेशा मतलब स्टैटिस्टिकली रिप्लाई करेगा, स्टैटिस्टिकली ही चलेगा, उसके जो सब कुछ जो होगा नपातुला होगा, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा रहता है। बहुत खुश होना, उसमें हम कुछ गलत कर दे, ठीक है, या कुछ अपना ही नुकसान करवा ले, या बहुत दुखी में दुख होके कुछ नुकसान कर दे, कहीं डर से कुछ नुकसान कर दे, तो हमेशा हमारा हर चीज पे ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो जहाँ पे एकदम से बहुत ज्यादा इमोशन जिसके निकल के आते हैं ना वो इमेच्योरिटी को शो करता है। एक मैच्योर बंदा वो कभी भी इतना ज्यादा मतलब अपने इमोशंस को नहीं दिखा पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम इसके अंदर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। अब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी के अंदर हमारे पास है टाइप ए पर्सनालिटी, टाइप बी पर्सनालिटी, टाइप सी पर्सनालिटी और लास्ट हमारे पास टाइप डी पर्सनालिटी। बारी बारी से सबके बारे में देखते हैं और सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप ए पर्सनालिटी। जो भी टाइप ए पर्सनालिटी के टाइप के लोग होंगे ना उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है भाई? वो बहुत इम्पेशेंट होंगे, उनको हमेशा टाइम की वो रहेगी, अर्जेंसी रहेगी, बहुत इम्पेशेंट है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ठीक है। और बहुत कॉम्पिटिटिव है कि भाई उनको जीतना ही जीतना है हर हालत में, चाहे वो काम हो या रिलेशनशिप्स हो, कुछ भी हो, कोई भी एक्टिविटी उनको जीतना है। बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। जब कोई बंदा इम्पेशेंट रहेगा और उसको हमेशा कंपटीशन ही कंपटीशन कर रहा है तो वो एग्रेसिव जनरली हो ही जाएगा। वो बहुत रूडनेस उनका दिखता है उनके ओवरऑल व्यू में, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर है, वर्क को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अचीवमेंट को ओरिएंटेड है, मतलब अचीवमेंट को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इसकी टाइप की पर्सनैलिटी है। टाइप बी पर्सनैलिटी के अंदर आता है कि भाई ये बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, जस्ट ऑपोजिट है टाइप ए का, कि ये हमेशा रिलैक्स रहेंगे, कॉम्पिटिशन से इनको कोई लेना देना नहीं है, हमेशा हर चीज़ के लिए बहुत पेशेंटली जाते हैं, एग्रेसिव नहीं होते, हमेशा काम रहते हैं, ठीक है। अपने इमोशन को सही से एक्सप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं कि एक्सट्रीम होगा तो बहुत ज़्यादा ही दिखा दिया, बहुत काम बंदे हैं, ठीक है। अपने स्ट्रेस के साथ इनको ओवरकम करना आता है, कोप अप करना आता है, और ये ओवर अचीवर और ओवर एम्बिशियस नहीं रहते कि मैं तो ये अचीव कर लूँगा, मैं तो बिल गेट्स बन जाऊँगा, तो नहीं, ये बहुत सोच समझ के चलते हैं और ये इस टाइप की पर्सनैलिटी है। टाइप सी पर्सनैलिटी, इसके अंदर क्या है? ये बहुत ही प्लीजिंग और अपीलिंग पर्सनैलिटी होती है। ये अपने इमोशंस को अच्छे से लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमेशा थोड़ा लेथार्जिक, पैसिव और होपलेस से रहते, कई बार पैसिमिस्टिक उनको बोला जाता है। ये हमेशा ना जनरली मतलब अर्ली एजेस के अंदर ये थोड़ा अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है टाइप सी पर्सनैलिटी। और लास्ट हमारे पास टाइप डी पर्सनैलिटी, जो कि एक हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस के साथ रहते हैं। ये अपने इमोशंस बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहेंगे, इनको ऐसा डर लगा रहता है कि लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, हमें अनअप्रूव करेंगे। हमेशा हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी बीमारियां होती है इनको, ठीक है, उसके अंदर रहते हैं। तो जब ऐसा बंदा होगा ना वो जिएगा भी कम, तो उनका जो प्री मैच्योर डेथ है उनके अंदर देखने को मिलेगा, और उनका लाइफ क्वालिटी क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, तो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपना सेकंड टॉपिक, जो कि है ट्रेट्स एंड टाइप्स जंग्स क्लासिफिकेशन। जंग्स के क्लासिफिकेशन के हिसाब से पर्सनालिटी का क्या, सोशल कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने पर्सनालिटी को 3 हिस्सों में बांटा। फर्स्ट वन था उसके अंदर एक्सट्रोवर्ट्स, सेकंड था उसके अंदर इंट्रोवर्ट्स, और थर्ड था एम्बीवर्ट्स। बारी बारी से सबके बारे में जानते हैं और सबसे पहले हम शुरू करते हैं हम अपना इंट्रोवर्ट से। तो इंट्रोवर्ट टाइप की पर्सनालिटी क्या है एक्चुअल में? तो इंट्रोवर्ट वो लोग हैं जो कि थोड़े ना शाई होते हैं नेचर में, देखा होगा, ठीक है। उनके पास ज़्यादा टेंडेंसी नहीं है बात करने की, वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहेंगे, अपने में रहेंगे, ठीक है, जल्दी से घुलेंगे मिलेंगे नहीं। सोशल सिचुएशंस के अंदर ना वो थोड़ा सा ना ऑड फील करते हैं कि अरे यार ग्रुप में जाना पड़ेगा, अरे यार ये होना पड़ेगा। तो बहुत सेंसिबल होते हैं क्योंकि बहुत कम बात करते हैं, बहुत सोच समझ के बोलेंगे जो भी बोलेंगे, और बिल्कुल सेंसिबल बात करेंगे। अपने आइडियाज़ को लेकर ना बहुत रिजिड है कि यही करना है जो करना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं। अब ये जो लोग होते हैं ना, आपने देखा भी होगा, आपने नोटिस भी किया होगा कि आपके ग्रुप में भी होंगे जो कि जब 4 लोगों का जो मैं बात कर रहा था, जब 4 लोग में 5वां नया एंटर हुआ तो ये इसके साथ ना घुल नहीं मिल पाएगा, ये चुपचाप बैठा रहेगा, हाँ 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 है ओके, बिल्कुल ऐसा है ना, शांत शांत सा रहेगा, रिप्लाई कर देगा, लेकिन उसके साथ घुल मिल नहीं पाएगा। एक होता है कि बिल्कुल ऐसे ऐसे घुल मिल जाएगा कि दोस्त बन गए, बिल्कुल वो ऐसा लगेगा कि हाँ ये तो बचपन के दोस्त हैं, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट्स ना थोड़ी सी है ना अपने अपने में रहने वाली पर्सनैलिटी है, ऐसे जल्दी से घुलते मिलते नहीं है किसी के साथ, ठीक है।
इसी का जस्ट ऑपोजिट है एक्सट्रोवर्ट्स, जो कि 4 बंदों में एक नया आया तो ये ऐसे घुल मिल जाएगा कि लगेगा अरे ये तो पता नहीं कितने सालों से जानते होंगे एक दूसरे को, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत ही टॉकेटिव होते हैं, जबकि वहां पे जो इंट्रोवर्ट्स थे वो टॉकेटिव बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत जेनरस होंगे, सपोर्टिव होंगे, करेजियस होंगे, इनको किसी भी चीज से झिझक नहीं होती, जल्दी से कर देते कुछ भी, ठीक है, झिझकते नहीं है, और बहुत जेनरस होते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, प्रेजेंट में जीने में ज्यादा वो रखते हैं बजाय के फ्यूचर का सोचने के लिए, और अपने इमोशंस को बहुत फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि इनको कोई झिझक ही नहीं है, हमेशा सब कुछ बक देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट आता है एम्बीवर्ट्स। एम्बीवर्ट्स क्या है? वो तो ना तो कोई, देखो एक बंदा जो होता है ना वो कोई भी प्योरली इंट्रोवर्ट भी नहीं हो सकता और कोई भी प्योरली एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हो सकता। हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये इंट्रोवर्ट थोड़ा ज्यादा है, हाँ भाई ये थोड़ा एक्सट्रोवर्ट थोड़ा ज्यादा है, लेकिन जो बंदा ठीक है, कई बार होता है कि भाई जब कोई किसी को जानते ही नहीं वहां पे बैठे होता है, ठीक है, थोड़ा शांति रहना ठीक है। कई बार होता है कि भाई जब अपना ही ग्रुप है तो उसके अंदर बहुत घुल मिल के रहते हैं, तो वो एम्बीवर्ट टाइप की पर्सनालिटी हुई, ठीक है, जिसके अंदर एक्सट्रोवर्ट्स वाली क्वालिटी भी है और इंट्रोवर्ट्स वाली क्वालिटी भी है, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं हम ट्रेट्स एंड क्लासिफिकेशन के अंदर ही, जिसके अंदर था बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी, ठीक है। तो बिग 5 पर्सनैलिटी थ्योरी क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो हमारे पास 5 थियरीज है। फर्स्ट है ओपननेस, सेकंड है कॉन्शियसनेस, थर्ड है एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिज्म, ठीक है। पांचों के बारे में जानेंगे और सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपना ओपननेस से। ओपननेस ना नाम सुन के ही पता चल रहा होगा, जो कि थोड़ा ओपन रहते हैं। अब ये ओपन किस चीज को लेके है? ये ओपन है नई लर्निंग्स को लेके, न्यू थिंग्स को लेके, न्यू आइडियाज को लेके, न्यू कॉन्सेप्ट को लेके, न्यू एक्सपीरियंसेस को लेके, इन सब के लिए ना वो ओपन है कि उनसे बोलोगे कि हाँ ये करना है तो बोलेंगे हाँ करना है, घूमने चले हाँ चलो, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं, ये वाला कोर्स बहुत अच्छा आया है, हमने ये वाला कोर्स कर लेते हैं, हाँ करते हैं। हर चीज के अंदर रेडी, बहुत इमेजिनेटिव होंगे, बहुत नई नई चीजों के बारे में सोचते रहेंगे कि हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम ये भी तो कर सकते हैं, बहुत इंसाइटफुल होंगे। इनका इंटरेस्ट जो होता है ना वो बहुत वैरायटी का इंटरेस्ट है कि हमें ये भी बहुत मेरे को अच्छा लगता है, मुझे ये भी करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसको बोला जाता है ओपननेस, ठीक है। नेक्स्ट हम जानते हैं इसके अंदर सेकंड है हमारे पास कॉन्शियसनेस। इसके अंदर क्या है, एक बंदा जो होता है वो हाई डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस होती है उसके अंदर, ठीक है, वो हर चीज के वो नाप तोल के करेगा। अब जो इनके रिस्पॉन्स होते हैं ना वो बहुत रिलायबल होते हैं, ठीक है, आप इन पर बहुत भरोसा कर सकते हो और ये हमेशा ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक रहेंगे और ये हर सेंस में अपने आप को कंप्लीट रखना चाहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन को आप रिलेट कर सकते हो एक्सट्रोवर्ट से, ये बहुत सिमिलर है। एक्सट्रोवर्जन गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर इंडिविजुअल, सेम लाइक एक्सट्रोवर्ट्स। तो एक्सट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्ट्स बहुत सिमिलर है, आप उसके साथ बिल्कुल रिलेट कर सकते हो। जबकि वेयर एज इंट्रोवर्ट्स गेट देयर एनर्जी विद इन देमसेल्व्स, हमने क्या बोला था कि इंट्रोवर्ट अपने आप से सेल्फ सेंटर्ड रहता है, बात नहीं करता जल्दी जल्दी, वो गुपचुप रहेगा और अपने आप से ही बात करके वो एनर्जी निकालता है कि अब मैं ये करके दिखाऊंगा, खुद से बात करके, सेल्फ टॉक करके। एक्सट्रोवर्जन नहीं, एक्सट्रोवर्जन को बाहर वालों को सपोर्ट की जरूरत है, वो बाहर वालों से बात करेंगे और उसी से वो अपना सब कुछ निकालते हैं, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक होते हैं एक्सट्रोवर्जन्स, टॉकेटिव भी होंगे और मतलब अपने गोल ओरिएंटेड तो नहीं होते, वो प्रेजेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस ना देखो याद करो, एक ना वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था बीच में जिसमें शाहिद कपूर बोल रहा होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना उनको मना करना नहीं आता। तो ये सच बात है भाई। एग्रीएबलनेस के अंदर क्या है, ये बंदे ना बहुत काइंड होते हैं, बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, हर चीज के अंदर बहुत कंपैटिबल होंगे, आपकी बहुत मदद करेंगे, लेकिन ना लोग इनका फायदा उठा लेते हैं। अब एक पता है मुझे कि जैसे मान लो मैं हो गया, ठीक है, मान लो मैं एग्रीएबलनेस में, अब मेरा कैरेक्टरिस्टिक है मेरी पर्सनालिटी का, तो मैंने एक बाइक ली है, ठीक है। अब कोई बंदा जो मुझे पता है मेरी बाइक की केयर नहीं करेगा, वो मेरे से मांगने आएगा यार मेरे को बहुत जरूरी काम है, ये करना है। अब मेरे को लगेगा यार इसको तो इतना जरूरी काम है, चलो इसको दे देता हूँ, कोई बस बोल दूंगा इसको थोड़ा ढंग से चलाए, है ना। तो मना नहीं कर पाते जब, ठीक है, ऐसा सिचुएशन में हम मना नहीं कर पा रहे, जहाँ पे कई लोग होते हैं स्ट्रिक्टली मना कहते हैं भाई मैं नहीं दे रहा, ठीक है, लेकिन कई बार नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाता बहुत काइंड है, वो दूसरों की मदद करने के हमेशा रहेगा, वो हमेशा ज्यादातर एग्री हो जाता है चीजों को लेकर, जबकि उसको पता है वो जो बंदा है वो उसकी बाइक की केयर नहीं करेगा, फिर भी वो दे देता है।
ठीक है। तो ऐसा जो होता है, इनका जो नेचर होता है ना, वो बहुत फ्रेंडली होगा, बहुत कोऑपरेटिव होंगे, दूसरों के साथ हमेशा काइंड और जेंटल रहेंगे, ठीक है। इनका बहुत जनरस, अफेक्शनेट, सिंपैथी वाला बिहेवियर रहता है। तो ये होता है एग्रीएबलनेस। तो मना करना वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बंदे अगर आप हो या आप किसी को जानते हो तो उसको बताओ कि भाई बहुत जरूरी है मना करना, लोग बहुत फायदा उठाएंगे आपका। नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूरोटिज्म। न्यूरोटिज्म सबसे खराब कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, आपके पास ना इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी बात करी थी कि इमोशनल स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बचपन में ना बच्चों के ना इमोशन के अंदर उनका कंट्रोल नहीं होता कि भाई छोटे बच्चे को देखा होगा, हल्का सा लग गया रोने लग गए, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दो हंसने लग गया, ठीक है। तो उनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं हम अपना इमोशंस पे कंट्रोल को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो न्यूरोटिज्म के अंदर इसका इमोशनल स्टेबिलिटी जो होता है ना, वो इतना अच्छा नहीं होता और ये बहुत हमेशा नेगेटिव इमोशंस के साथ रहते हैं, ठीक है। इनका एक्सपीरियंस जो होता है इमोशनल को अगेन अच्छा नहीं रहता, बहुत ही मूडी और टेंस रहेंगे। तो इनके साथ जल्दी से ना कोई रहना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि अगेन हमेशा कोई नेगेटिव बंदे के साथ नहीं रह सकता। एक बार दुख दर्द सुन लेते हैं लोगों के, लेकिन रोज रोज किसी के दुख दर्द सुनने पड़ेंगे तो आप फ्रस्ट्रेट होगे, ठीक है। आप भी नेगेटिव एनर्जी को क्या कहते हैं, अट्रैक्ट करोगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड टाइप ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं एग्रेशन होता क्या है और उसको स्पोर्ट्स के अंदर हम कैसे मानते हैं। तो एग्रेशन क्या है? एग्रेशन एक बिहेवियर है जिसके अंदर हमारा गोल है भाई सामने वालों को हार्म करना और उसको इंजर्ड करना, ठीक है। अब ये ऐसा हम क्यों करते थे और ऐसा क्या हो जाता है कि भाई देखो, ये हो सकता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर गोल्स को अचीव करना हो, उसके लिए मेरे को भाई सामने वाले से मतलब मुकाबला करना पड़ेगा तो करूंगा, ठीक है। कई बार होता है कि नहीं भाई मुझे तो मजा आता है एग्रेशन में, तो मैं वैसे भी हो जाते लोग एग्रेसिव। एक चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर, अगर भाई नेगेटिव थॉट्स है ना तो उसको एग्रेशन मत समझ लो, ठीक है। अगर मैं सोचता हूँ अरे यार इसको तो मैं मारूंगा, इसको मारूंगा, तो मैं थॉट्स ले रहा हूँ। जब तक मैं करूंगा नहीं ना ऐसा, तब तक मैं एग्रेसिव नहीं हूँ, ठीक है। मैं जब तक वर्बली या उसको फिजिकली जब तक उसको हार्म नहीं कर देता तब तक वो एग्रेशन नहीं होगा। मैं गाली भी देता हूँ ना, तब भी मैं उसको साइकोलॉजिकली हार्म कर रहा हूँ, उसको मेंटली हार्म कर रहा हूँ, उसको इमोशनली हार्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी एग्रेशन के अंदर ही आएगा। लेकिन जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो उसको मैं एग्रेशन नहीं कंसिडर करूँगा। यहाँ पे इंटेंशन बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सीडेंट होगा ना तो वो हार्म नहीं कंसिडर किया जाएगा, मतलब उसको एग्रेशन नहीं कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अगर मान लो मैं जा रहा था, गलती से मेरे हाथ से डंबल गिर गया, मान लो जिम में था मैं, डंबल गिर गया और किसी के लग गई, तो वो उसको मतलब एक्सीडेंट है वो, ठीक है, वो एग्रेशन नहीं है, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखनी है। इसके अंदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म दोनों को कंसिडर किया जाता है, अगेन जैसे मैंने बताया, और लिविंग बीइंग का इन्वॉल्व होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो 3 टाइप के एग्रेशन हमारे पास, होस्टाइल एग्रेशन, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और असर्टिव एग्रेशन। असर्टिव बिहेवियर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होस्टाइल एग्रेशन की। होस्टाइल एग्रेशन क्या है? इसका मेन एम जो है वो सामने वाले को हार्म करना है और अपने ओपोनेंट को हार्म करना है। ये अनप्लान्ड हो सकता है, मेरा इंपल्सिव रिएक्शन की वजह से मैंने किसी को हार्म कर दिया हो, एकदम से मेरे किसी रिएक्शन की वजह से, ठीक है। जैसे किसी ने एकदम से थप्पड़ मारा तो करो और ऐसा मार दिया मेरे पीछे उसको, ठीक है। कई बार होता है ना कि फ्रस्ट्रेट होकर कर देते हो, ठीक है। तो वो होता है, कई बार अनप्लान्ड होता है, लेकिन मेरा एक्शन उस टाइम पे यही था कि मारना ही था, तभी मैंने मारा उसको, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्लान्ड भी हो सकता है, जहाँ पे मेरा इंटेंशन था कि भाई उसको हार्म करना, ठीक है। इसके अंदर जनरली क्या होता है, ये जनरली तब अराइज होता है जब इंसल्ट या वो हर्ट हो जाए या उसके अंदर बैड फीलिंग, जेलसी या थ्रेट जैसी चीजें आ जाए, तब ये टाइप का एग्रेशन होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ना एक वो था, याद है युवराज सिंह ने जब 6 सिक्सेस हिट किए थे, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, किसी मतलब इंग्लैंड का जो बॉलर था उसने उसको कुछ बैड वर्ड्स बोले, ठीक है। अब बोला तो उसको गुस्सा आया, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसको इंसल्ट करना चाह रहा था। अब वो उसने एग्रेशन को बहुत अच्छी तरीके से लिया। तो ये एक टाइप का होस्टाइल एग्रेशन बोल सकते हो, जहां पे उसने सामने वाले को हर्ट किया लेकिन फिर उसने उसका रिप्लाई भी कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। ये एक ना, इसको ना पॉजिटिव टाइप का एग्रेशन बोलते हैं। अब ऐसा इसको पॉजिटिव फॉर्म ऑफ एग्रेशन क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो एग्रेशन है ना, उसका मेन मुद्दा जो है वो सामने वाले को मतलब हर्ट करना नहीं है, अपने गोल्स को अचीव करना है। अब अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मुझे अगर एग्रेशन दिखाना पड़ रहा है तो वो आएगा हमारा इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन के अंदर। इसका मेन एम जो है वो है भाई अपनी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाओ, अपनी इंटेंसिटी आउटपुट को बढ़ाओ बाय द वे ऑफ एग्रेशन। तो यही इसका मेन है। इसके अंदर मेन अगर इंटेंशन आता भी है ना हर्ट करने का, तो वो बस गोल अचीव करने के लिए है,
ठीक है। मैं अगर उसको हर्ट भी कर रहा हूँ तो मैं अपने गोल अचीव करने के लिए कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के मतलब उसको नुकसान करने के लिए नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट आता है असर्टिव बिहेवियर। असर्टिव बिहेवियर है ना, इसके अंदर भाई ये थोड़ा अलग टाइप का चीज है। अ बिहेवियर दैट इन्वॉल्व यूज ऑफ लेजिटिमेट फिजिकल एंड वर्बल टू अचीव वंस पर्पस। यहाँ पे क्या होता है भाई, ये वर्बली और फिजिकली कैसे भी हो सकता है। इसके अंदर इंटेंशन जो है ना वो अपना डोमिनेंस का होता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब ऐसा है ना कि 4 बंदों में एक नया बंदा आया तो वो अपना डोमिनेंस दिखाने के लिए एग्रेसिव हो सकता है कि तेज तेज बोलेगा, चिल्लाएगा थोड़ा, ठीक है। हो सकता है तुम्हें कुछ बोल भी दे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ना उसका मेन मोटिव है ना तुम्हें मतलब हार्म करने का नहीं है, साइकोलॉजिकली भी और फिजिकली भी। यहाँ पे उसका मेन मोटिव जस्ट ये है कि वो अपना डोमिनेंस दिखा पाए, क्योंकि भाई मैं तुम सबसे बड़ा हूं तो मेरी बात मानो। यहाँ पे कोई भी फिजिकल इंजरी देखने को नहीं मिलती। हाँ, हो सकता है कि वर्बल हो जाए, वर्बली वो साइकोलॉजिकली हार्म कर दे। इस टाइप के बिहेवियर को असर्टिव बिहेवियर देखा जाएगा, ठीक है। आगे आता है हमारे पास साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स इन स्पोर्ट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं भाई साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है, एट्रीब्यूट्स का बेसिकली मीनिंग जो होता है ना वो किसी का क्वालिटी या कैरेक्टर होता है, कि एक बंदे का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, उसको एट्रीब्यूट्स बोला जाता है। और जब ये पर्सन के साथ रिलेट हो जाए, कि उसके साइकोलॉजिकल के साथ रिलेट हो जाए, तो उसको साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट बोल दिया। अब ये साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट है ना स्पोर्ट्स के अंदर भी देखने को मिलता है, जहां पे भाई अब पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन्वॉल्व बिहेवियर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर टू अ ग्रेट एक्सटेंट, इट बूस्ट द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द इंडिविजुअल। लाइक अब देखो भाई, जैसे जैसे हम गेम्स और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे वर्क करते हैं। तो इसी में से ना कई सारे हमारे सोशल कैरेक्टर्स जो है सॉरी हमारे जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है वो भी वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं सेल्फ एस्टीम, मेरी मतलब जो इज्जत है, मैं उसके लिए बहुत काम करता हूँ। मेरी मेंटल इमेजिनरी, मैं कई सारी चीज़ों को सोच के काम करूँगा, कि ऐसा ऐसा प्रिटेंड करके काम करूँगा। सेल्फ टॉक, मैं खुद से बात करने का, तो ये सारी मेरी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है जो कि मैं करता हूँ, स्पोर्ट्स के टाइम पे करता हूँ। तो उसको बोला गया साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स थ्रू स्पोर्ट्स, ठीक है। अब बारी बारी से ना हम इसके अंदर कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे, बहुत डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल्फ एस्टीम की। तो सेल्फ एस्टीम क्या होता है एक्चुअल में? सेल्फ एस्टीम होता है कि भाई आप अपने आप को सेल्फ वर्दी कितना मानते हो, आप अपने आप की वैल्यू कितनी करते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो कोई आपकी वैल्यू नहीं करेगा, ये बात तो जान लो, ठीक है। तो अपने आप की वैल्यू करना सीखो, ठीक है। बेशक से आपको अपने आप पे कई चीज़ों को लेकर डाउट होगा, कई क्वेश्चन अराइज होते हैं, तो उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अपने आप को वैल्यू देना हमेशा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आपको वैल्यू नहीं देगा अनलेस कि आप अपने आप को वैल्यू ना दो। आप अपने आप को इंपॉर्टेंट मानोगे तब वो दूसरे लोग आपको इंपॉर्टेंट कंसीडर करेंगे, वरना वो नहीं करेंगे, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, कितने भी इंसाइटफुल क्यों ना हो, कितने भी मतलब अच्छे क्यों ना हो, ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम क्या है कि भाई अपने आप को सेल्फ वर्दी कितना मानते हो, इसकी वजह से आप ना अपना अपीयरेंस को जज करना, अपने इमोशंस, बिलीव्स और बिहेवियर्स को देखना, ये सारा कुछ ना सेल्फ एस्टीम के अंदर आता है। अब भाई स्पोर्ट्स के अंदर भी अगर मान लो 2 पर्सन है, उनका 1-on-1 मैच होने वाला है, मुझे पता है ये बहुत अच्छा खेलता है और ये मैं हूँ, ठीक है। तो मैं अगर इसको मान लूंगा अरे ये तो बहुत अच्छा प्लेयर है, मैं तो कैसे कम्पीट करूंगा, तो मैं उसी टाइम हार चुका हूँ, ठीक है। गेम होने की भी जरूरत नहीं, मैं पहले ही हार चुका हूँ साइकोलॉजिकली। तो अपने आप को वैल्यू देना सीखो। हाँ, कितना भी अच्छा प्लेयर हो, मैं भी बहुत अच्छा प्लेयर हूँ, तो कैसा भी होगा मैं अपना पूरा दूंगा, अपना जितना मैं एफर्ट्स डाल सकता हूँ डालूंगा। तो ये होता है सेल्फ एस्टीम की भाई अपने अंदर सेल्फ वर्दी मानो खुद को, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारे पास मेंटल इमेजिनरी। मेंटल इमेजिनरी के लिए ना एक ना आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो जैसे मैं ना एक टाइकोंडो प्लेयर हूँ, ठीक है। तो मेरा मान लो एक मैच हुआ तालकटोरा स्टेडियम के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो मैंने क्या किया, मेरे को पता है कि मेरे को किस के साथ मैच होने वाला है, या मेरे को नहीं भी पता हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको इमेजिन कर रहा हूँ। मैंने आंखें बंद करी और मैं इमेजिन करने लगा कि हाँ भाई स्टेडियम के अंदर हूँ मैं, चारों तरफ मैट बिछे हुए हैं और चारों तरफ ऑडियंस आई हुई है, वहाँ पे रेफरीज बैठे हुए हैं, उन्होंने मेरा नेम अनाउंस किया कि अनुज ठाकुर,
ठीक है। तो मैं वॉक करके अंदर आया, ठीक है, ग्रीटिंग्स करी और उन्होंने दूसरे का अपने ओपोनेंट का किया और वो मैच स्टार्ट हुआ। मैं उसके साथ खेल रहा हूँ, मैंने स्कोर लिया और मैं जीत गया। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ये क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। ये किस टाइप की एक्सरसाइज है, जिसके अंदर मैं पहले से ही जो होने वाला है उसको इमेजिन करके रखूंगा। मैं मानता हूँ 100% मानता हूँ कि भाई वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा मैं इमेजिन करूंगा, लेकिन अपने आप को इमेजिन करना, उस सिचुएशन में डालना, वो आपको ना कई सेंस में सेटिस्फाई करने वाला है। वो आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आएगा, वो आपको सक्सेस की तरफ ओरिएंट करेगा, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन वाली चीज आएगी और आपकी जो रुकावटें है ना उसको भी दूर करेगा। इसी के साथ साथ आपकी एंजाइटी, जो बिल्कुल एड्रेनलिन रश होता है ना, जो बिल्कुल प्री गेम को होता है, जैसे नेम अनाउंस होता है तो थोड़ा सा होता है दुख 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 दुख। जहाँ स्टेज पर बोलने जाते हो, जो जिनको आदत नहीं होती बोलने की, जैसे स्टेज पे चढ़ते हैं तो उनका हार्ट बीट तेज हो जाता है। तो वो होना क्यों होता है, क्योंकि आपकी एंजाइटी जो होती है वो इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। आपका बॉडी इमेज, आपके नेगेटिव थॉट्स, डिप्रेशन, सब कुछ दूर हो जाता है केवल और केवल मेंटल इमेजिनरी से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन नेक्स्ट आता है हमारे पास सेल्फ टॉक। देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि आप किसी से भी झूठ बोल सकते हो लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। आप बोल भी लेते कई लोग, लेकिन ना अगर आप डीप थिंकिंग करोगे तो कभी आप खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन हो सकता है, आप खुद हो सकते हो, क्योंकि आप सामने वालों को तो पागल बना दोगे कि भाई मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आप अंदर तो जानते हो ना आप कितनी मेहनत कर रहे हो, क्या उतना रिक्वायर्ड है जितनी आप मेहनत कर रहे हो, जिसको जो आप अचीव करना चाहते हो उसके लिए क्या वो मेहनत वो इनफ है। अगर है तब तो ठीक है, आप सेल्फ टॉक करो खुद से, आप बताओ खुद को कि भाई मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये करके रहूंगा। मेरे हो सकता है कुछ मेरा लक अच्छा ना रहा हो या मेरा जो ऑड्स थे मेरे फेवर में नहीं थे, लेकिन कभी तो होंगे। तो वहां पे आप अगर आप अपने सेल्फ टॉक रखोगे तो आप जरूर गोल ओरिएंटेड रहोगे और चीजों को अचीव करोगे। तो सेल्फ टॉक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है और आप उससे रिकवर होते हो और मतलब अपना सबसे बड़ा मोटिवेटर खुद ही होते हो आप, ठीक है। किसी और की बातों से मोटिवेट होने से आप अपनी बात से सबसे पहले मोटिवेट होंगे। लास्ट आता है इसके अंदर गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्या है भाई, एक स्ट्रैटेजी है टू अचीव द सक्सेस एंड विक्ट्री। अब ये क्यों किया जाता है भाई, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ना आज मुझे बिलियनियर बनना है, तो बिलियनियर बनना है ठीक है, लेकिन कैसे बनूंगा उसके बारे में स्ट्रेटेजाइज करूँ ना। मैं सोचता हूँ हाँ भाई पहले मैं ये काम करूंगा, अपना कोई बिजनेस सेटअप करूंगा या ये करूंगा जो मेरे को ज्यादा पैसा ला के दे, फिर मैं सोचूंगा अच्छा अब इसको स्टैब्लिश कैसे करे, इसको फैलाए कैसे। तो मैं ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती है ना। तो कभी भी गोल सेट होता है ना तो उसके लिए ना स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ता है। और अगर ना देखो इसका फायदा दूसरा भी बहुत है कि अगर वो गोल जो स्टेप आपने बनाए है वो उसको अचीव ना कर पाओ तो आपको पता रहेगा कि भाई मैं ये अचीव नहीं कर पाया, मैं वो अचीव नहीं कर पाया, तो आप उसके लिए और मेहनत कर पाओगे, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिकली गोल सेटिंग। तो बस इतना ही था आज की इस वीडियो के अंदर। आप सभी के लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट ट्रेट ऑफ पर्सनैलिटी यू फाइंड इन योरसेल्फ। हमने बहुत सारे डिफरेंट ट्रेट्स एंड टाइप्स के बारे में बात करी। आपके अंदर, आपके खुद के अंदर आपको कौन कौन सी ट्रेट्स देखने को मिलती है, आप उनको कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट को फॉलो करो फॉर द जो वीडियो आपने मिस कर दी। आप सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और आप मुझे मेल भी कर सकते हो। इवन हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, आप चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो फॉर नोट्स एंड पीडीएफ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।